नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार में जो संस्कृत के लिए स्टेट पेपर 1 हुआ था उसका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हलन्त्यम सूत्र से किसकी इत संज्ञा होती है? तो हलन्त्यम सूत्र से उपदेश में जो अंतिम हल यानी से कि व्यंजन वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम व्यंजन वर्ण की उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् सूत्र होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है। तो लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है अदर्शनम लोपः। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी में दिया है तस्य लोपः। तो तस्य लोपः विधि सूत्र है और अदर्शनम लोपः संज्ञा सूत्र है। अदर्शनम लोपः यानी से कि दिखाई ना देना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क से मत तक के वर्णों की संज्ञा होती है। तो क से मत तक के वर्णों की संज्ञा होती है स्पर्श। इसके लिए एक सूत्र है काद्योमावसाना स्पर्शा। क से मत तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख नासिका वचनो डैश। तो मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। एक सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से हो उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जिन वर्णों का तुल्यास्य प्रयत्नम डैश यानी से कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो, स्वर्ण यानी से कि बराबर हो, उन्हीं को स्वर्ण संज्ञा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहते हैं? तो वर्णों की अतिशय समीपता को सन्निहिता कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके लिए सूत्र है परसन्निकर्ष सन्निहिता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चतुर्विंशति साहस्त्री सन्निहिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति साहस्त्री सन्निहिता कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य किसे कहते हैं? दोस्तों आदि काव्य संस्कृत का प्रथम महाकाव्य या काव्य होने के कारण रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामायण में कितने कांड है? तो दोस्तों रामायण में 7 कांड है। रामायण कांडों में बटा हुआ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामायण में सबसे अधिक प्रयुक्त छंद है। तो दोस्तों रामायण में वाल्मीकि जी ने सबसे अधिक छंद अनुष्टुप का प्रयोग किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामायण में कितने श्लोक है? दोस्तों आपको ऊपर ही बता दिए हैं कि 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में अन्य कांडों की अपेक्षा अधिक काव्यात्मक वर्णन है? तो वाल्मीकि जी ने रामायण में सबसे अधिक काव्यात्मक वर्णन सुंदर कांड में किए हैं क्योंकि हनुमान जी ने इसमें सुंदर समाचार राम के पास लेके आए थे लंका से। इसे वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छा इसका वर्णन किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बृहत्त्रयी में किस महाकाव्य की गणना नहीं होती है? तो दोस्तों बृहत्त्रयी के अंतर्गत हमारे 3 महाकाव्य आते हैं। पहला किराता अर्जुनीयम, दूसरा शिशुपाल वध और तीसरा नैषधीय चरित। और जो रघुवंशम है वह लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवंशम लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोस्तों मेघदूत में कालिदास ने सबसे ज़्यादा नहीं केवल मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग किए हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है किराता अर्जुनीयम किस कवि की कृति है? तो किराता अर्जुनीयम महाकवि भारवी की कृति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपनी अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध कवि है। दोस्तों संस्कृत में एक श्लोक है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणः। तो उपमा कालिदासस्य, तो उपमाओं के लिए प्रसिद्ध है कालिदास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्थ गौरव के लिए किस कवि की प्रसिद्धि है? तो दोस्तों आपको श्लोक में ही बताया है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। तो अर्थ गौरव के लिए कौन हो जाएंगे? भारवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शिशुपालवध किस कवि की कृति है? तो शिशुपालवध महर्षि माघ की कृति है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यक्ष किसका अनुचर था? तो यक्ष कुबेर का अनुचर था। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। मेघदूत में यह मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विरही यक्ष किस पर्वत के आश्रमों में दिन बिता रहा था? तो विरही यक्ष रामगिरी पर्वत पर अपना समय बिता रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कुबेर ने उसको 1 वर्ष के लिए शाप दिए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेघदूत में प्रथम पद्य कश्चित कांता विरह गुणा में किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मक। क्यों? क्योंकि इसका कथा प्रारंभ ही डायरेक्ट कथा वस्तु से ही प्रारंभ हो गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थांतरस्याम। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धूम्र ज्योति सलील मरुतम सन्निपातः यह किसका विशेषण है? तो दोस्तों यह मेघ का विशेषण है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। यह सब घटना मेघदूत में ही मिलता है दोस्तों। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है यक्ष मेघ से कहाँ जाने की प्रार्थना करता है? तो यक्ष मेघ से अलकापुरी अपनी प्रियात्मा यानी यक्षिणी के पास जाने की प्रार्थना करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कारक का अर्थ क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रियानित्वम कारकत्वम क्रिया अनित्वम कारकत्वम। इसका क्रिया यानी इसका हिंदी होता है क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो उसी को कारक कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों एक सूत्र ही है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिकरण कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण में पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस सूत्र से सह के योग में अप्रधानकर्ता में तृतीय विभक्ति होती है? तो दोस्तों एक सूत्र ही है सह युक्ते अप्रधान। सह शाकम सार्धम समम के योग में जो अप्रधान होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सह युक्ते अप्रधाने। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साधकतमम डैश रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधकतमम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो उसकी करण कारक हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रामम गच्छन त्रीणन स्पृशति। इस उदाहरण में त्रीणम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? तो दोस्तों एक सूत्र ही है तथा युक्तम चानिप्सितमम। जो अनिप्सित कर्म होता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तथा युक्तम चानिप्सितमम। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कादम्बरी की कथा का मूल स्रोत क्या है? तो कादम्बरी की कथा बृहत कथा से ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
दोस्तों बृहद कथा के रचनाकार गुणाधय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो कादम्बरी के रचनाकार वाणभट्ट हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाणभट्ट को किस राजा ने आश्रय दिया था? तो वाणभट्ट को हर्षवर्धन ने आश्रय दिया था। हर्षवर्धन दोस्तों वाणभट्ट की एक और रचना है हर्षचरित, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में ही पूरी वाणभट्ट ने रचना की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तारापीठ किसके पिता थे? तो तारापीठ चंद्रापीठ के पिता थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह कादम्बरी में ही यह कथा सुनने को मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह वाक्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो दोस्तों यह कादम्बरी में ही एक सुकनासो, कादम्बरी का भाग ही एक सुकनासोपदेश है, उसी से यह वाक्य ग्रहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुकनासोपदेश में लक्ष्मी को कहा गया है? शुकनासोपदेश में लक्ष्मी को क्या कहा गया है? दोस्तों शुकनासोपदेश में लक्ष्मी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, जैसे चंचला, दुष्टों पर कृपा करने वाली, त्रिणा को बढ़ाने वाली। दोस्तों इसमें बताया गया है कि लक्ष्मी उन व्यक्तियों के पास होती हैं जो अज्ञानी होते हैं, जो निष्कर्म करते हैं, और विद्वानों के पास ज़्यादातर लक्ष्मी नहीं रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुकनासोपदेश में क्या वर्णित नहीं है? तो शुकनासोपदेश में विंध्याटवी का वर्णन नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय एक हैं? तो दोस्तों शिवराज विजय संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 3 विराम और 12 निश्वास है। शिवराज विजय निश्वासों में बटा हुआ है, विराम और निश्वासों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय के रचनाकार कौन है? तो शिवराज विजय के रचनाकार अंबिकादत्त व्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्री अंबिकादत्त व्यास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो श्री अंबिकादत्त व्यास का जन्म राजस्थान में हुआ था। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? तो दोस्तों शिवराज विजय में शिवाजी राजा का वर्णन है, तो इसमें वीर रस का वर्णन है, शिवाजी के युद्ध के बारे में वर्णन है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय का नायक कौन है? तो दोस्तों ऊपर ही बताएं शिवराज विजय में शिवाजी का वर्णन है, तो इसका नायक हो जाएंगे शिवाजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय का प्रारंभ किस दृश्य से होता है? तो शिवराज विजय का प्रारंभ दोस्तों सूर्योदय से होता है, इसके मंगलाचरण में ही बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार कालिदास है। दोस्तों कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम। तो इसमें पूछ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो कालिदास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है? तो संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम को ही माना जाता है, क्योंकि इसका बहुत भाषाओं में इसका अनुवाद मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंकों में निबद्ध है? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में निबद्ध है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसमें शकुंतला के विदाई का वर्णन है, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद शकुंतला की माता कौन थी? तो दोस्तों शकुंतला की माता मेनका थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद शकुंतला के पिता कौन थे? दोस्तों शकुंतला के पिता विश्वामित्र थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुर्वासा का साप अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में वर्णित है? तो दोस्तों दुर्वासा का साप अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद कविता कामिनी हास किस कवि को कहा गया है? तो कविता कामिनी हास भास को कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद स्वप्नवासव दत्ता एक नाटक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वप्नवासव दत्ता में नायक है, तो स्वप्नवासव दत्ता में उदय नायक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उदयन किस देश के राजा थे? तो उदयन वत्स देश के राजा थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? तो पद्मावती मगध की राजकुमारी थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उदयन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो उज्जैन के प्रधानमंत्री का नाम योगेंद्रनारायण था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस ग्राम में अग्निदाह में वासवदत्ता जल मरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लावाड़क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है। तो दोस्तों ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त को कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देवता को यज्ञ का पुरोहित माना जाता है? दोस्तों अग्नि को यज्ञ देवता का पुरोहित माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, सविता देव के लिए किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? दिवा दुहिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन देवता अंतरिक्ष लोक से पुनः पुनः आते हुए देवताओं और मनुष्य को अपने अपने कार्यों में लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविता। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देवता के 3 मधुपूर्ण पदों के पराक्रम का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृगो न भीमो कुरुचरो गृष्ठा ये विशेषण किस देवता के लिए प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सबसे महान राष्ट्रीय देवता कौन है? तो दोस्तों इसको ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र को माना जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होता है रामान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लतायाम किस विभक्ति का रूप है? तो दोस्तों लतायाम सप्तमी विभक्ति का रूप है। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साधो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फल शब्द का तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का रूप किसके अनुसार चलता है? तो दोस्तों फल का रूप प्रथमा और द्वितीय में एक समान चलता है, उसके बाद तृतीय से राम के जैसा चलता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गौ शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो दोस्तों गौ शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है गवाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नद्यई किस विभक्ति का रूप है? तो दोस्तों नद्यई चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वधु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो वधु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है वध्वः। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद हम लोग ऋग्वेद को मानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेदो खिलो डैश रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त पद चुने। वेदो खिलो धर्म मूलम। दोस्तों यह मनुस्मृति में श्लोक बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शौनक चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। देखिए महाभाष्य के अनुसार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं, लेकिन चरणव्यूह के अनुसार शौनक ने ऋग्वेद की 5 शाखाएं बताई हैं। पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? दोस्तों पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में बताया गया है।
दोस्तों एक इसमें पुरुष सूक्त भी आता है। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है और पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से संबंधित है, तो इसमें हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के मंत्रों का संकलन किस ऋत्विक के लिए किया गया था? तो यजुर्वेद का दोस्तों ऋत्विक अथर्वी हो जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संगीत विषयक तत्वों का विस्तृत विवेचन किस वेद में है? तो दोस्तों साम वेद को हम लोग गान वेद के भी नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है? तो दोस्तों माहेश्वर सूत्रों की संख्या चतुर्दश यानी कि 14 है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन आते हैं, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों संस्कृत में हल वर्ण को ही व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद अच का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों अच को संस्कृत में स्वर वर्ण कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ऋक। दोस्तों यह माहेश्वर सूत्र के जो चतुर्दश है उसी के अंतर्गत आते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्याहार संज्ञा का विधायक सूत्र है? दोस्तों प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है आदि रंतेन सहेता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पद विधि किस पद की होती है? तो पद विधि संक्षिप्तता होती है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समास का क्या अर्थ है? तो समास को दोस्तों संक्षिप्तता भी कहते हैं और एक पदी भाव भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कथ्यते इष्टाव्य छिन्ना पदावली रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त पद चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्यम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साक्षात संकेतित अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाच्यार्थ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं, यह काव्य शास्त्रियों के अंतर्गत आता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तम काव्य में किसकी प्रधानता होती है? तो उत्तम काव्य में व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुणीभूत व्यंग्यंग काव्य में क्या गुण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यंग्यार्थ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शब्द की स्वाभाविक शक्ति कौन है? तो शब्द की स्वाभाविक शक्ति अभिधा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काव्य में पद संगठना को क्या कहते हैं? काव्य में पद संगठना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीति, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन शब्द अलंकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपमा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अलंकार में स्वर वर्णों में विभिन्नता होने पर विव्यंजन वर्णों में सादृश्य होता है? तो अनुप्रास में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार में क्या नहीं होता है? तो दोस्तों उपमा अलंकार में आरोप नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है, उपमेय और उपमान का अभेद वर्णन किस अलंकार का वर्ण्य विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मन्ये संग के ध्रुवम प्रायः नूनम एवं इव किस अलंकार के बोधक तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये रहा हमारा 100 क्वेश्चन जो बिहार में स्टेट होता है उसका 100 क्वेश्चन संस्कृत का। इसके अगले वीडियो में हम लोग पेपर 2 का देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।